जब कोई शिप या वेसल समंदर में होती है तो उसको सिर्फ समंदरी तूफान और ऊंची ऊंची लहरों से ही मुकाबला नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि पायरेट अटैक्स। और सोमालियन पायरेट्स इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के मुताबिक हर साल शिपिंग इंडस्ट्री को 16 अरब यूएस डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की वजह ट्रांसपोर्ट डिलेज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पायरेसी पैदा करती है। सोमालियन पायरेट्स के अटैक करने की सिर्फ चंद लोकेशंस हैं। एक है सोमालियन सी, दूसरे नंबर पे आता है गाडाफुई चैनल, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है गल्फ ऑफ एडन। वो तमाम शिप्स जिनको एशिया से यूरोप जाना होता है, वो गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल करके सुइज कैनाल के जरिए मेडिटेरेनियन सी में निकलती हैं। पूरी दुनिया की ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट वेसल्स होती हैं, और यहीं पर सोमालियन पायरेट्स के हमलों का खतरा रहता है। नाजरीन, पिछले कई सौ नहीं कई हजार सालों से पायरेसी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मसला रही है। पहले पायरेट्स इतने एडवांस नहीं होते थे, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जहां पायरेट्स भी एडवांस्ड हुए हैं, वहीं एंटी पायरेसी टेक्निक्स और वेपन्स भी एडवांस्ड हो चुके हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट वेसल इनका मेन टारगेट होती है, क्योंकि इस किस्म की शिप में कम से कम क्रू होता है, जबकि इनमें करोड़ों डॉलर की मालियत के गुड्स जा रहे होते हैं। ज्यादातर पायरेट्स का टारगेट शिप के क्रू को मारना नहीं, बल्कि वो शिप पर अपना कब्जा जमा कर या कैप्टन को किडनैप कर लेते हैं, या फिर पूरी शिप को होस्टेज बनाकर शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर्स की डिमांड करते हैं। ये एक दो नहीं बल्कि कई बोट्स में सवार होकर आते हैं, जिसमें पायरेट्स की तादाद हजारों में भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे पहले तो ये वेसल के करीब पहुंचकर गोलियों से कैप्टन को डराते हैं, ताकि वो शिप को रोक ले। याद रहे कि कैप्टन का काम सिर्फ शिप को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ही नहीं, बल्कि वेसल की सेफ्टी भी कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये वेसल के ऊपर चढ़ने के लिए ग्रैपलिंग हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले ये कैप्टन और क्रू को होस्टेज बनाते हैं, या फिर कई केसेस में पूरी वेसल को ही किसी अननोन लोकेशन पर ले जाते हैं। एक बार करोड़ों डॉलर्स के सामान वाली शिप इनके कब्जे में आ गई, फिर इस बात के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि शिपिंग कंपनी चंद लाख डॉलर्स देकर इनसे जान छुड़ाए। पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट शिप्स इस किस्म के हादसात से बचने की कोशिश ही नहीं करती। पायरेट से बचने के लिए आजकल की मॉडर्न शिप्स भी किसी से कम नहीं है। जब किसी वेसल को खतरा होता है कि पायरेट्स उनके करीब आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको करीबी कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद कैप्टन वेसल की स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड बढ़ाने की वजह ये नहीं होती कि पायरेट्स उन तक पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि तेज चलने की वजह से शिप वेव्स पैदा करती है, जिससे पायरेट्स की छोटी मोटी बोट्स को वेसल के करीब आने में बहुत मुश्किल होती है। अब जब तक कोस्टल अथॉरिटीज वेसल तक पहुंचे और पायरेट्स से मुकाबला करें, तब तक कैप्टन समेत तमाम क्रू मेंबर्स को पायरेट्स का टाइम जाया करना होता है, और इस काम के लिए कई एडवांस्ड मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पे है वाटर कैनन्स। ये वाटर कैनन्स तकरीबन तमाम शिप्स में ही लगे होते हैं, और ये पायरेट्स को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड समझा जाता है। इस किस्म की नोजल शिप या वेसल की चारों साइड्स पे लगी होती है। एक नोजल सिर्फ 1 मिनट में 1350 गैलन समंदरी पानी फेंकने की काबिलियत रखती है, यानी हर गुजरते मिनट 5110 लीटर पानी, वो भी अलग अलग नोजल से। ये इतना ज्यादा पानी है कि जिससे एक एवरेज साइज का स्विमिंग पूल सिर्फ 10 मिनटों में भरा जा सकता है। इसका प्रेशर 175 psi या फिर गाड़ी के टायर में भरी हवा से भी 10 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा प्रेशर जब पायरेट्स पर पड़ता है तो वो उनको बोट से गिरा देता है, और हत्ता के पूरी बोट को भी उल्टा सकता है। मेरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी इस नोजल को ऑपरेशंस रूम में बैठे क्रू मेंबर्स एक जॉय स्टिक की मदद से ऑपरेट कर रहे होते हैं, और इनको ऑटो पे भी रखा जा सकता है। जब इतना ज्यादा प्रेशर का पानी पायरेट्स की बोट पे पड़ता है, तो उनकी ऑपरेट करने की काबिलियत बहुत कम रह जाती है, और ज्यादा वक्त वो अपने आप को संभालने में ही लगा देते हैं। अगर फिर भी वो वेसल के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाएं, या उनके पास कोई बड़ी यॉट हो, तो वाटर कैनन का निशाना उनकी यॉट पर करके उसको दूर धकेला जा सकता है।
नंबर 2, वाटर कैनन के अलावा कई शिप्स में इस तरह के व्हील्स भी लगे होते हैं जिससे पायरेट्स की बोट के अंदर पानी भरा जाता है। जब पायरेट्स वेसल के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाएं, तब इन व्हील्स को ऑन कर दिया जाता है। इसमें से निकलने वाले पानी की वजह से पायरेट्स की बोट्स में पानी भर जाता है और बोट की स्पीड कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में अंदर बैठे पायरेट्स को मजबूरन वेसल से दूर हटना पड़ता है। नंबर 3, पी ट्रैप्स। उस सिचुएशन में जब ये दोनों मेथड्स काम ना आए तब इस्तेमाल किया जाता है पी ट्रैप्स को। ये शिप की दोनों साइड्स में बाहर निकले हार्ड स्टील के फ्रेम्स होते हैं जिसमें स्टील वायर्स लगी होती हैं। जैसे ही पायरेट वेसल के करीब आते हैं, स्टील वायर्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। पायरेट्स ज्यादातर स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक प्रोपेलर लगा होता है। ये स्टील वायर्स उस प्रोपेलर में जाकर फंस जाती हैं जिससे बोट का इंजन स्टक हो जाता है, जैम हो जाता है। पायरेट्स बोट के इंजन को स्टील वायर से छुड़ाने में लग जाते हैं और अल्टीमेटली उनका कीमती वक्त जाया हो रहा होता है। नंबर 4, LRAD या फिर लॉन्ग रेंज एक्यूस्टिक डिवाइस। ये खास डिवाइस असल में ऐसी साउंड बीम जनरेट करती है जिसको सुनते ही इंसान दूर भागना चाहता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और ये कुछ इस तरह की आवाज पैदा करती है। इस साउंड की पिच बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि इसको इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। LRAD को न सिर्फ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि अक्सर औकात प्रोटेस्टर्स को भी भगाने के काम में लाया जाता है। नंबर 5, इन तमाम मेथड्स के अलावा पायरेट अटैक्स की सूरत में कई वेसल्स में इलेक्ट्रिक फेंस लगा दी जाती है। इस फेंस में इतनी ज्यादा वोल्टेज तो नहीं होती कि किसी की मौत हो जाए, पर इसको हाथ लगाना इतना आसान भी नहीं होता। पर क्योंकि ये फेंस अगर हर वक्त वेसल पे लगी रहेगी तो शिप पर बैठने वाले परिंदे भी मर सकते हैं। इसी वजह से अटैक खत्म होते ही इसको वापस फोल्ड करके बंद कर दिया जाता है। अप्रैल 2009 में शिपिंग कंपनी मैस्ट एलाबामा की एक कार्गो शिप ओमान से कीनिया की तरफ जाने के लिए रवाना हुई। सोमालिया की कोस्ट के करीब इस पर 1000 पायरेट्स ने हमला किया और क्रू मेंबर्स को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ये 200 सालों में पहली बार हो रहा था कि पायरेट्स ने किसी अमेरिकन शिप पर हमला किया हो। इस शिप में 21 क्रू मेंबर्स थे जिसमें शिप कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स भी शामिल थे। क्रू ने पायरेट्स को शिप के करीब आने से रोकने के लिए फ्लेयर्स भी फायर किए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन 2 सोमाली पायरेट्स शिप पर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने डेक पर जाकर शिप को अपने कंट्रोल में लिया और कैप्टन समेत क्रू मेंबर्स को होस्टेज बना लिया। पायरेट्स ने कैप्टन को गन पॉइंट पे लाइफ बोट में बिठाया और उसको किडनैप करके भाग निकले। उनकी डिमांड $2 मिलियन थी और इसी के बदले वो कैप्टन वापस करेंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि लाइफ बोट में लिमिटेड फ्यूल होता है और जाहिर है इस कंडीशन में वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। नेवी ऑफिसर्स ने लाइफ बोट का पीछा किया। उनका मकसद था कि पायरेट्स को कोस्ट तक ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि अगर वो कोस्ट तक पहुंच गए तो फिर सोमालिया जैसी करप्ट कंट्री में उनको ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। नेवी ने एक हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया जो लाइफ बोट के करीब लो फ्लाइंग करके विंड स्टॉर्म पैदा कर रहा था। इससे पानी की लहरें लाइफ बोट को कोस्ट पे आने से रोक रही थी। बिला आखिर एक अमेरिकन शिप को लाइफ बोट के रास्ते में खड़ा करके उसका रास्ता रोक दिया गया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि पायरेट्स का टाइम जाया किया जाए ताकि लाइफ बोट का फ्यूल खत्म हो सके। 80 घंटों के बाद आखिरकार फ्यूल खत्म हुआ तो पायरेट्स नेगोशिएशन के लिए राजी हो गए। उनकी डिमांड थी कि उनको सोमालिया के कोस्ट तक पहुंचाया जाए, वरना वो कैप्टन फिलिप की जान ले लेंगे। लाइफ बोट में टोटल 3 पायरेट्स थे जिन्होंने एक कैप्टन को यरगमाल बनाया हुआ था। अगर नेवी ने एक भी गलत कदम उठाया तो इसका नतीजा कैप्टन की मौत होगा। नेवी ने 3 स्नाइपर्स मंगाए जिन्होंने फैसला किया कि वो 500 मीटर की दूरी से एक साथ तीनों पायरेट्स को खत्म करेंगे। पोजीशन सेट करने में और सही टाइम के इंतजार में कई घंटे लग गए और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब तीनों पायरेट्स एक साथ स्नाइपर्स के निशाने पर थे। तीनों ने एक साथ अपना ट्रिगर दबाया और बिला आखिर पायरेट्स को मारकर कैप्टन रिचर्ड फिलिप को बचा लिया गया। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।